नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत टीवी। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और महायुति गठबंधन ने प्रचंड जीत दर्ज कर ली है और इस प्रचंड जीत के जो हीरो हैं वो योगी आदित्यनाथ बताए जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी बताए जा रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस भी बताए जा रहे हैं। लेकिन इन तीनों ने ही, इस तिगड़ी ने मिलकर कुछ लोगों की सियासत खत्म कर दी है जो अपनी विरासत की सियासत लेकर चल रहे थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं शरद पवार की, हम बात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे की। अब जब इनकी सियासत खत्म होने की कगार पर है, वो हाशिए पर जा चुकी है, तो क्या स्थिति परिस्थिति बन रही है महाराष्ट्र के अंदर, जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। प्रकाश मेरे साथ मौजूद है। प्रकाश, शरद पवार को चाणक्य कहा जाता है और उनकी सियासत जो है दशकों की रही है और दशकों वो रहे हैं, उस तरह से जीत कर भी आए हैं जनप्रतिनिधि के तौर पर भी। अब जो परिस्थिति बन रही है उसमें शरद पवार कहां पर है और उद्धव ठाकरे की बात उसके बाद। शरद पवार को चाहने वाले लोग, जो उनको पसंद करने वाले लोग हैं, वो उनको राजनीतिक चाणक्य कहते हैं, लेकिन छलावे को चाणक्य नहीं कहा जाता मेरे हिसाब से। जो कुछ राजनीति हुई थी महाराष्ट्र की राजनीति में, देखिए, आपको अगर लार्जर पिक्चर इस चुनाव का आप देखोगे हिमांशु, बीजेपी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो किसी भी राज्य में, 6 राज्यों में लगातार तीसरी बार चुन करके आई है। गुजरात तो अब काउंट करोगे, गुजरात का काउंट नहीं होगा। गुजरात देख लो, हरियाणा देख लो, फिर आप मध्य प्रदेश आपने देखा, रिपीट हो गए वहां पर। इसके अलावा महाराष्ट्र में लगातार तीसरी बार चुन करके आना, ये बहुत बड़ी बात है। आपको पता है कि पिछली बार जब देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, उद्धव ठाकरे थे 40-45 विधायकों के साथ, पता नहीं उनके अरमान जाग गए कि अब मैं सीएम बनूंगा। वो बाद में शरद पवार के पास चले गए और उसके बाद शरद पवार ने मुख्यमंत्री पद ऑफर कर दिया उनको, वो मुख्यमंत्री बन गए। बाद में हुआ ये कि शरद पवार की सहमति से अजीत दादा पवार आए। अर्ली मॉर्निंग, मैंने जो पॉलिटिकल एम्बेरसमेंट बार बार कहता हूं, बीजेपी के लिए पिछले 20-25 साल में इससे बड़ा पॉलिटिकल एम्बेरसमेंट नहीं है नरेंद्र मोदी के रहते। नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी के सामने जिस समय अर्ली मॉर्निंग गए राज्यपाल के पास, शपथ हुआ, बाद में बहुमत साबित नहीं कर सके, अजीत दादा पवार वापस अपने घर लौट गए। ये बहुत बड़ा सेटबैक था बीजेपी के लिए और शरद पवार ने वो वादा नरेंद्र मोदी से किया वादा तोड़ दिया। राजनीतिक पंडित बताते हैं कि बाकायदा मुलाकात हो गई थी शरद पवार और नरेंद्र मोदी की यहाँ दिल्ली में, और उसके बाद ये सब कुछ तय हुआ था कि अजीत दादा पवार कुछ विधायकों के साथ जाएंगे और समर्थन दे देंगे। बाद में वो पलट गए। ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल एम्बेरसमेंट बीजेपी के लिए तो था ही, लेकिन राज्य में एक उभरता हुआ लीडर, जो भविष्य का, बीजेपी का भविष्य कहा जा रहा था, देवेंद्र फडणवीस, उनकी इमेज पर बहुत बड़ा डेंट कर गया, बहुत ही बड़ा डेंट। और वो चीज देवेंद्र फडणवीस के, वो कहते हैं ना, और बीजेपी के भी, कि सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं थी। अब आज के डेट में देखो आप, बीजेपी ने, लोग कहते हैं कि बीजेपी ने ऐसा करवाया, लेकिन अजीत दादा पवार ने क्या किया, पूरी की पूरी एनसीपी लेकर के चले गए और इवन पार्टी सिंबल भी उनके पास है। और एकनाथ शिंदे ने क्या किया, पार्टी सिंबल तो लिया ही लिया, साथ ही पार्टी भी छीन ली। उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला हार गए। बाद में लोकसभा का चुनाव हो गया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी वहां हारी। बीजेपी को महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से सेटबैक मिला और तुरंत, जब आप गिरते हो, उस चोट के बाद तुरंत उठकर दौड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन जिस तरह का चुनावी कैंपेन बीजेपी ने वहां मैनेज किया, जिस तरह से चुनावी रणनीति और वो कहते हैं ना, शह और मात का खेल वहां पर खेला गया, वो चुनावी मैनेजमेंट जो बुना गया वहां पर, वो आपको ये दिखाता है कि अब वहां शरद पवार की राजनीति खत्म है। क्योंकि पब्लिक ने बता दिया, जनता ने बता दिया कि असली एनसीपी अजीत दादा पवार वाली एनसीपी है और असली शिवसेना जो है वो शिंदे वाली शिवसेना है। तो विरासत की राजनीति असल में, इसमें सबसे बड़ी चोट जो मैं मानता हूं, देखिए, शरद पवार की उम्र हो गई, शरद पवार के भतीजे हैं अजीत पवार, ऑलरेडी पॉलिटिकली एस्टेब्लिश है, कल को बहन भी आनी होगी, सुप्रिया सुले भी इधर आ जाएंगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सेटबैक मुझे ये लगता है कि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व की विरासत, बाला साहब ठाकरे के पुत्र, और पूरी की पूरी एक बढ़िया पार्टी, जिसका उन्होंने भगवाकरण से लेकर के इस्लामीकरण के रास्ते पर उस पार्टी को डाल दिया। और वो पार्टी जो कभी कांग्रेस के सामने चरण वंदना नहीं करती हुई नजर आई, जो बाला साहब ठाकरे कहते थे कि कांग्रेस के साथ अगर कभी मेरी पार्टी चली गई तो इससे बढ़िया है कि मैं अपनी दुकान
बंद कर दूंगा। वो उद्धव ठाकरे कांग्रेस के सामने दंडवत खड़े हो गए कि हमको कैसे भी अपना पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए। अच्छा, जब आप ये बात कर रहे हैं तो नॉन नेचुरल अलायंस की बात कर रहे हैं। 2019 के बाद जो नॉन नेचुरल अलायंस बना, उद्धव ठाकरे जिस तरह से एनसीपी के साथ और कांग्रेस के साथ जाकर सम्मिलित हुए, वो ज्यादा दिन इसीलिए नहीं टिका क्योंकि वो नेचुरल अलायंस था ही नहीं, उनकी विचारधारा मैच करती ही नहीं थी। और जब उद्धव ठाकरे उस अलायंस में बने रहे, उनकी पार्टी तो टूटी ही, साथ ही साथ मैंडेट भी हम देख रहे हैं जो नतीजे आ रहे हैं शिंदे के पक्ष में भी, मतलब उनका जो गुट है, हालांकि सिंबल उन्हीं के पास है, तो शिवसेना उनकी है, उस शिवसेना को जितना समर्थन मिल रहा है महाराष्ट्र के अंदर, तो लोग उद्धव ठाकरे को नहीं देख रहे हैं उस चीज में, शिंदे को देख रहे हैं। वही मैं कह रहा हूं कि एक नॉन नेचुरल अलायंस आपने तय किया, जबकि पब्लिक डोमेन में सीधी ये बात थी कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वो विधानसभा का चुनाव लड़ा गया था। वो मैंडेट बीजेपी और शिवसेना को था, वो मैंडेट एनसीपी कांग्रेस शिवसेना को नहीं था। बावजूद इसके आपने मैंडेट को डिच किया और आप दूसरी तरफ जाकर के आपने बस मुख्यमंत्री पद के लालच में आपने चलाई भी सरकार, 2.5 साल आपने सरकार भी चलाई, लेकिन एकनाथ शिंदे ने अंदर ही अंदर उस पार्टी को क्या किया, क्योंकि नॉन नेचुरल था, वो लोग असहज हो रहे थे। उनके अपने विधायक जब विधानसभा में जा रहे थे, उनके लोग पूछ रहे थे ये हमारे रैलियों में अल्लाह अकबर के नारे क्यों लग रहे हैं, हमारे रैलियों में इस्लामिक नारे क्यों लग रहे हैं, और उस पर उद्धव ठाकरे क्यों चुप है। तो फिर विधायकों को अपने इलाकों में जवाब देना मुश्किल हो गया। आप हिंदुत्व के नाम पर हिंदुत्ववादी पार्टी चला रहे हो, और एक ऐसी लाइन जिस पर बाला साहब ठाकरे कभी थे ही नहीं, तो विरासत तो कभी थी ही नहीं उद्धव ठाकरे की। एकनाथ शिंदे के लिए यह काम बहुत आसान हो गया। शिंदे ने पार्टी तोड़ी, सरकार में आए, मुख्यमंत्री बने, 2.5 साल काम किया, और अब जब जनता के बीच गए तो उन्होंने कहा कि देखो मैं हूं बाला साहब ठाकरे का असली वारिस, मैं जो बात करता हूं वो सिंगल हिंदुत्व की बात करता हूं, मैं मराठा की बात करता हूं, मैं छत्रपति शिवाजी की बात करता हूं, मैं संभाजी महाराज की बात करता हूं, मैं वीर सावरकर की भी बात करता हूं। अच्छा, इस वीडियो में अजीत पवार की बात करना भी बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि अजीत पवार सबसे कमजोर कड़ी बताए जा रहे थे। वो साथ में रहेंगे या नहीं रहेंगे, लोकसभा चुनाव में जिस तरह के नतीजे आए उसमें कहा गया कि अजीत पवार की ही सारी गलती है, उनकी वजह से जो अलायंस जो हम लोगों ने बनाया अजीत पवार के आने से उसने ही डंट पहुंचाया। और लोकसभा के चुनाव में देखिए क्या हो गया, महाविकास आघाड़ी कैसे आगे निकल गई, 30 सीटें उनके खाते में चली गई 48 में से। तो अजीत पवार जो कमजोर कड़ी थे वो अब मजबूत कड़ी बन गए हैं, और अगर ये कड़ी रहे या ना रहे तब भी महायुति अलायंस को कोई दिक्कत नहीं है। आप ये देखो, जो लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया, मैंने आपसे पहले भी कहा कि उसमें नैरेटिव चला, और नैरेटिव चला, और उसमें क्या किया, नैरेटिव काटने के लिए बीजेपी के स्तर पर जो नैरेटिव काटने का प्रयास करती है कोई भी चीज, वो संघ करता है बीजेपी के लिए। संघ ने बीजेपी को उसके हाल पर उत्तर प्रदेश में छोड़ दिया और महाराष्ट्र में छोड़ दिया। जेपी नड्डा ने कहा कि अब तो हम कैपेबल हैं, हम तो बड़ी पार्टी हैं दुनिया के, तो मुझे लगता है संघ ने भी छोड़ दिया कि भाई आप लोग देख लो, आप लोग बड़े समझदार लोग हो, आप लोग कर सकते हो। 2 राज्यों में थोड़ा सा हाथ खींचा और हालत ये हो गई कि वहां वो नैरेटिव चल गया। नैरेटिव इसीलिए चल गया क्योंकि आपने नैरेटिव का काउंटर दिया ही नहीं, और जब नैरेटिव चला तो वहां फिर आप औंधे मुंह गिर गए। अब वो नैरेटिव तो बिक गया, संविधान नहीं रहेगा, लोकतंत्र नहीं रहेगा, मोदी तानाशाह है, जनता ने एक बार ओन कर लिया। लेकिन अब जब फिर से विधानसभा में वही कहानी, वही नारे कि मोदी ऐसा है, लोकतंत्र है, उद्योगपति देश को बर्बाद कर रहे हैं, एक उद्योगपति को देश बेचा जा रहा है, जनता के लिए ये फिर से रिपीट होने जैसा था। और मैं कह रहा हूं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जनता का होता है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं होता है कि आप 2 ही महीने में चाहिएगा कि पहले 2 महीने पहले जो झूठ बोल करके आपने राजनीतिक फायदा ले लिया, आप फिर से वही झूठ बोल करके विधानसभा में सरकार बना लोगे। तो ये और इस बार जिस तरह का एग्रेसिव कैंपेन था, उसमें आप योगी आदित्यनाथ ले लो, उसमें आप फडणवीस ले लो। हम लोग योगी आदित्यनाथ की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके नारे ने एक तरह का माहौल तैयार किया, पूरे देश में एक नारा चर्चा का विषय बना और नैरेटिव का विषय बना कि जो विपक्ष पहले नैरेटिव सेट कर रहा था किस बात से, कास्ट सेंसस करेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण करेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का ये वाला नारा, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, इसका कोई जवाब ही नहीं था विपक्ष के पास। और इस नैरेटिव ने वहां पर हिंदुओं को एकजुट कर दिया, और उनको यह भी लगा कि भाई खुलेआम हमसे झूठ बोला गया है, और वही झूठ फिर से बेचने का प्रयास हो रहा है। और एकनाथ शिंदे जब गए, उन्होंने कहा कि भाई मैं तो पहले जैसा था बाला साहब के समय में, आज भी वैसा ही हूं, बदला कौन है? क्या केवल बेटा होना
उत्तराधिकारी होने के लिए जरूरी है, या फिर जो उत्तराधिकारी असल में है, जो उस विरासत को आगे बढ़ा रहा है, वही असल बेटा होता है। तो जनता ने बता दिया कि एकनाथ शिंदे ही असल वारिस हैं, किसके? बाला साहब ठाकरे के। और अजीत दादा पवार की आप बात करो, मैंने आपसे कहा कि अजीत दादा पवार जब वापस चले गए थे, पहली बार आए, समर्थन दिया, वो पूरा प्लान शरद पवार का था। जब वापस गए उसके बाद भी उनको वो वैल्यू सुप्रिया सुले के ऊपर शरद पवार अपनी पार्टी में नहीं दे रहे थे। वो पुत्र मोह, पुत्री मोह, जिसको कहते हैं संतान का प्रेम। चलिए, कुल मिलाकर जो परिस्थिति बनी है उसमें विरासत वाली सियासत को बहुत बड़ा डेंट लगा है। वो शरद पवार हो सकते हैं जिनको एक लास्ट लाइन कह रहा हूं हिमांशु, कि जो कमजोर कड़ी आप कह रहे हो अजीत दादा पवार, अभी देखो मैं आपसे बता रहा हूं कि अगर ये नंबर्स ऐसे होते जहां पर महायुति की सरकार अजीत दादा पवार के नंबर से बन रही होती, वहां पर शरद पवार खेल कर जाते। लेकिन अब ये नंबर्स ऐसे नहीं है, केवल शिंदे गुट और बीजेपी मिलकर 180 प्लस हो रहे हैं। तो अजीत दादा पवार बहुत ब्लैकमेल करने की स्थिति में भी नहीं है, और उनकी राजनीतिक विरासत, तौर तरीका, चूंकि शरद पवार के भतीजे हैं, एक है तो सेफ है, अब वो सेफ है। वही मैं कह रहा हूं कि उनका राजनीतिक तौर तरीका भी वही होगा, शरद पवार से ही सीखा है। तो राजनीतिक दांवपेच बहुत करने की स्थिति में नहीं है। अब राजनीतिक तौर पर उनको एनसीपी का मालिकाना हक भी मिल गया है, और नंबर्स भी हैं उनके साथ। उनके इलाके के लोग, बारामती के लोग, अमरावती के लोग उनके साथ आए हैं। तो मुझे लगता है अजीत दादा पवार अगले 5 साल बढ़िया से सरकार एंजॉय करना चाहेंगे। जो भी जिम्मेवारी मिलेगी लेंगे, मतलब निभाएंगे उसको। और इस सब में सबसे बड़ा डेंट देखो, एक व्यक्ति ने, जो महाभारत का एक संजय था जो कहानी बताता था, एक और संजय है जो खुलेआम झूठ बोलता है, गलत कहानी बताता है, गलत नैरेटिव सेट करता है। खुलेआम हमने देखा है कि कैसे शिवसेना को वो आदमी खा गया। उद्धव ठाकरे के राजनीतिक भविष्य अब अंधेरे में है उस संजय की वजह से। वो संजय आज भी कह रहा है कि ये वाला चुनाव तो चुनाव नहीं था। आप देखो कैसे एक व्यक्ति लगातार झूठ बोल के, मतलब भारतीय राजनीति में ऐसा सलाहकार भगवान किसी को ना दे हिमांशु। चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है। लेकिन क्योंकि मैंने जिक्र किया महाराष्ट्र में जो 2 विरासत संभाल रहे थे बड़े दिग्गज लोग, एक तो शरद पवार जिन्हें चाणक्य कहा जाता है, उनकी एनसीपी के जो हाल हुआ है वो तो हर कोई देख ही रहा है। अजीत पवार जिस तरह से सरकार में अब मजबूती के साथ खड़े हैं और बीजेपी का बदला जैसे कि बता रहे हैं वो भी पूरा हो गया। दूसरा, उद्धव ठाकरे ने जो 2019 में सलूक किया, उसके बाद अब उस चीज का बदला एक तरह से कह लीजिए कि बीजेपी ने ले लिया इस चुनाव में। और शिंदे जिस तरह से बड़ी दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं, यह तय हो गया है कि शिवसेना, असली शिवसेना कौन है, क्योंकि लोकसभा में भी ये बात उठी थी कि असली शिवसेना कौन है, उसमें एक तरफ झुकाव हमने देखा। लेकिन अब विधानसभा के चुनाव में भी तस्वीर साफ होती हुई दिख रही है। हमारे दर्शक इसके किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।